चलिए आइए, वेलकम टू विक्रम एक्सपेरिमेंट डियर स्टूडेंट। टुडे विल डिस्कस अबाउट किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले बहुत सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता होनी चाहिए। पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होती है जिसमें कोई अगर दूसरा चार्ज आता है, या फिर ऐसे बोलते हैं किसी चार्ज के चारों ओर का स्पेस, ऐसा स्पेस जिसमें कोई सेकंड चार्ज अगर आए तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगे, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगे, है ना, या आकर्षण का या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, उसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा कि फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, किसी एकांक घन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ/R²। यहां तक हमने पढ़ा था। फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जिससे हमें वैद्युत क्षेत्र की ताकत और वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है। स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप सबको पता होगा। नहीं पता होगा तो रिवीजन कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, जब बार बार उस पर डिस्कशन लेक्चर्स नहीं लिया जा सकता। उसके बाद जो हमें जानना है वो हमारा अगला चीज है, जिसे बोलते हैं हम लोग एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबको पता है ना। वैद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा मैं फिर से बता देना चाहूंगा। देखो, वैद्युत फ्लक्स में जानने से पहले वैद्युत फ्लक्स है क्या चीज, सबसे पहले देखो वैद्युत फ्लक्स जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक का मतलब ही क्या है? चार्ज। और फ्लक्स का मतलब प्रवाह। किस चीज का प्रवाह? प्रवाह उन फील्ड लाइंस का, प्रवाह उन फील्ड लाइंस का किसी एरिया से अगर गुजरने लग जाएं। जैसे मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड का अपना कुछ ना कुछ एरिया है, उसके सामने ये कैमरा रखा है, और अगर यहां से मानो चार्ज निकल रहा हो और वो चार्ज मतलब चार्ज ना निकले, चार्ज रुका हो, वहां से क्या निकले? फील्ड लाइंस। वो फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करके जाएं, वो फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करके जाएं, तो आप इन्हीं फील्ड लाइंस को ही क्या कह देते हो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कह देते हो। फ्लक्स का मतलब बहुत सारी लाइंस, बहुत सारी नंबर्स किसी सरफेस को क्रॉस करते हुए जाएं, किसी सरफेस को क्रॉस करते हुए जाएं, उसे क्या बोला जाता है? फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब यही होता है। इसे फ्लक्स को अगर थोड़ा सा हिंदी में अगर बोलना चाहें तो उसे, अच्छा हिंदी में भी आप लोग पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स, वो असल में होता है वैद्युत प्रवाह, असल में होता है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रवाह। आवेश का प्रवाह नहीं होता है, किसका होता है? वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो किसी सरफेस से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो किसी सरफेस से, यानी किसी सरफेस का मतलब हो जाता है एरिया से। इलेक्ट्रिक फील्ड F/Q0 और आता है आपका KQ/R²। क्या इतना फील्ड का फार्मूला पढ़ चुके हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला भी पढ़ा है आप लोगों ने, है ना? ये सब हटाओ, और यूनिट क्या आती है? न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है भाई? कैसी राशि है? सदिश, वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस से दूर होती है और माइनस की ओर होती है। इतना चीज हमें पता है। अब चलते हैं हम लोग एरिया, और एरिया सबको पता है। एरिया जैसे अगर एरिया के बारे में बात करें तो क्या होता है? फार्मूला लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई, वही तो एरिया होता है। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर गुणे मीटर का मीटर स्क्वायर आएगा। और जनरली हम बात करते हैं एरिया के बारे में तो एरिया लेंथ इनटू विड्थ लेकर के छोड़ देते हैं, और कभी उसके बारे में बात नहीं करते कि क्या इसमें कभी डायरेक्शन होती होगी भी या नहीं होती होगी। तो एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ, एक साइड का दूसरे साइड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अगर उसको ध्यान से देखो तो असल में क्या होता है, जैसे कोई आयत बना लो, कोई आयत बना लो, ठीक है, रेक्टेंगल, 2 मीटर 6 मीटर 2 मीटर। चलो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? एरिया बताओ, एरिया कितना आया? 12 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपने किया क्या? आपने क्या किया? इसको देखो, इसको देखो, ये एक्स एक्सिस, अरे मान सकते हो ये एंगल 90, ये ओरिजिन हो जाएगा, ये कैसे एक्सिस? वाई एक्सिस। और अगर ध्यान से देखो तो ये कितना है? एक्स में है कि वाई में है? 6i कैप। ये कितना है? 2, जे है कि के है? जे है, तो 6i कैप हो गया और 2j कैप हो गया, है कि नहीं है? अगर इसका डॉट प्रोडक्ट लो, अदिश गुणन करो, अदिश गुणन करोगे तो 6i कैप डॉट 2j कैप। व्हाट इज i डॉट j? i डॉट j, इसका मतलब है ये डॉट एरिया जो है वो डॉट प्रोडक्ट से नहीं आता। क्रॉस निकालो, इसका क्रॉस निकालो, 6i क्रॉस 2j क्रॉस, 6 दूनी 12, i क्रॉस j k। तो इसमें एरिया में हमें एक डायरेक्शन मिल गई, और डायरेक्शन के आ रही है, पॉजिटिव के कि निगेटिव के? पॉजिटिव के, यानी I क्रॉस J पॉजिटिव के, जेड एक्सिस पर आ रहे हो। और इससे ये पता चला कि एरिया हमारी कैसी क्वांटिटी ट्रीट करी जानी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी।
एरिया कैसी क्वांटिटी ट्रीट करनी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में कभी ध्यान देते नहीं देते, मैथमेटिकली हम एरिया को क्या कंसीडर करके चल जाते हैं? स्केलर। क्यों? क्योंकि हम स्केलर इसलिए ट्रीट कर देते हैं क्योंकि हमारा वहां पर केवल परिमाण से ही काम चल जाता है, डायरेक्शन की बात नहीं करनी पड़ती। बात समझ आई? हमें डायरेक्शन की बात नहीं करनी पड़ती, इसलिए आप एरिया को स्केलर ट्रीट करके चले आते हो। बट वाकई में क्या रिजल्ट देता है? वेक्टर। तो एरिया नहीं, आप पढ़ रहे हो एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। हेडिंग पड़ेगी सबकी, क्षेत्रफल सदिश। एरिया वेक्टर क्या है इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद एक और टॉपिक। हेडिंग डालो एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर में अगर देखो, एरिया वेक्टर क्या हो सकता है? एरिया वेक्टर, एरिया तो एरिया है ही, वेक्टर क्या मतलब? वेक्टर का मतलब ही क्या होता है? दिशा, डायरेक्शन। वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। भाई स्केलर और वेक्टर में यही तो डिफरेंस है। किसका? डायरेक्शन का। और वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करती है। तो यही चीज है, जो एरिया आपने पढ़ा सेम रखो। मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड एरिया के ही जितना होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी होती है। इसमें क्या होती है? और सोचो, जब आपने एरिया रेक्टेंगल का, एक आयत का क्षेत्रफल निकाला था, एरिया निकाला था, तो जो डायरेक्शन ऑफ एरिया आया था, डायरेक्शन ऑफ एरिया वो कैसी थी? डायरेक्शन ऑफ एरिया समांतर या लंबवत? डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया कैसे आया था? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पृष्ठ के लंबवत। तो क्या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी पता चल गई? एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? वही जितना एरिया का होता है, जितना क्षेत्रफल का होता है उतना मैग्नीट्यूड सेम होता है। लेकिन डायरेक्शन कैसे होती है? तल के लंबवत। वो बाहर ही हो सकती है क्या, अंदर नहीं हो सकती? हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि सरफेस कैसा है। तो अभी इसके तुरंत बाद हम लोग सरफेस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया वेक्टर में क्या लिखो? लिखो ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्षेत्रफल के बराबर हो तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। द वेक्टर जिसका परिमाण क्षेत्रफल के बराबर होता है। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्षेत्रफल के बराबर हो, इक्वल टू एरिया, क्षेत्रफल के बराबर होता है तथा एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। इसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आसान है। एरिया वेक्टर के बारे में क्या नया चीज है? केवल एरिया तो हम लोग निकालते ही थे, लेंथ इंटू विड्थ पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं है? 2 पाई आर एच, बहुत सब किया है हम लोगों ने सब। तो हमने हमेशा एरिया निकाला है, बट हमने इस बार नई चीज जोड़ दी है जबरदस्ती, और उसका नाम है डायरेक्शन। और डायरेक्शन देने की वजह से एरिया ना होकर के क्या नाम पड़ गया? एरिया वेक्टर। यानी अगर एरिया वेक्टर के बारे में हम लिखे कि सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सर मैग्नीट्यूड तो ये होगा। क्या ये मैग्नीट्यूड है कि नहीं है? साथ में क्या आएगा? एक वेक्टर ऐसा आएगा जो डायरेक्शन देने के काम आता है। बोलो किसका यूज कर ले? एन कैप। कोई भी एक यूनिट वेक्टर मान लो, आई जे के में से कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या मान लें? एन कैप मान लें। और ये एन कैप आपको क्या प्रोवाइड करा देगा? डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर किस लिए आता है? दिशा बताने के लिए। आ गया, लीजिए इसका यूज हो गया। मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरा अन्याय हो रहा है, ये करता रहता है और इसका हम यूज करते रहते हैं। यूनिट क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। राइट करो, हो गया। लेकिन अभी पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा। एन कैप क्या है? एकांक सदिश। किसके किसके? जो दोनों साइड अंडर मल्टीप्लाई हो रही है उन दोनों के परपेंडिकुलर। जो दोनों साइड अंडर मल्टीप्लाई हो रही है, चाहे वो एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो जेड मेंस और आएगा, वाई जेड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स मेंस और आएगा। ऐसा होगा। तो इसलिए एन कैप क्या है भाई? लिखो इसकी दिशा, इसकी दिशा, इसकी दिशा सदैव, इसकी दिशा मतलब किसकी? एन कैप। इसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। लंबवत होती है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इसी के बेस पर आपको ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस पढ़ाए जाएंगे। इसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। बताओ एरिया कौन से सरफेस का डिसाइड कर सकते हैं? 1D का डिसाइड हो सकता है एरिया? 1D में तो केवल लेंथ ही लेंथ होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ 0 है।
तो 2D का या तो 3D का, और 3D में भी हम 2D सरफेस ले लेते हैं। जैसे अगर आपके पास ये कोई क्यूबॉइड है, तो इस क्यूबॉइड में अगर ध्यान से देखो तो ये लेंथ हो गया और ये ब्रीथ हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? वैसे तो लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों है इसमें, है ना? इसमें ये लंबाई हो गया, ये क्या हो गया? चौड़ाई। तो ध्यान से देखो, आप केवल इसका एरिया है तो 3D ऑब्जेक्ट, बट क्या इसका एरिया निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो एरिया निकाल दिया। एरिया वेक्टर कब हो जाएगा? जब आप उस एरिया को क्या दे दो? डायरेक्शन देने लग जाओ और कह दो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या ये हो सकता है एरिया वेक्टर? ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैसा है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमेशा फिक्स होना चाहिए, इसके साथ पृष्ठ के लंबवत होती है। एरिया वेक्टर क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत? तो क्या सॉलिड एंगल छूट गया? सॉलिड एंगल जब गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे उससे पहले बताएंगे, ठीक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद गॉस वो सॉलिड एंगल, ठीक है? जिसमें बुक वगैरह जैसे दिए रहते हैं मैं उसको नहीं कंसीडर करता। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसे ही है, जो आपके लिए जरूरी है पहले वो, ठीक है? अभी सॉलिड एंगल को आपको जरूरत नहीं है। फ्लक्स हो गया, हेडिंग पड़ी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आओ देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे आप कहते हैं, हाँ हिंदी में बोल दो, वैद्युत फ्लक्स। और आपको बताया है कि इसमें वैद्युत फ्लक्स में वैद्युत का प्रवाह नहीं होता, बल्कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का प्रवाह होता है किसी सरफेस से। फ्लक्स किसी सरफेस से फील्ड लाइंस का प्रवाह, फ्लो ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम अ सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? किसी सरफेस से, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहा गया है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये सरफेस है, इस सरफेस के कैसे गुजरनी चाहिए? परपेंडिकुलर गुजरनी चाहिए। ऐसी चीज को क्या कहा गया है? फ्लक्स। अभी केवल डेफिनेशन जानो, फार्मूला मत जानो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वैद्युत में आवेश का प्रवाह नहीं होता, बल्कि आवेश की रेखाओं का प्रवाह होता है। जो आवेश से क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं उनका प्रवाह होता है। भाई जैसे अगरबत्ती का धुआं है और वो निकले और वो किसी खिड़की से लंबवत गुजर रहा हो, तो वो एनर्जी गुजर रही है। अरे धुआं मतलब एयर है ना, और हवा है ना, हवा गैस है, और वो गैस चल रही है तो उसके पास एनर्जी है कि नहीं है? तो कितनी एनर्जी इस सरफेस से गुजर गई परपेंडिकुलर, उसी को क्या नाम दिया गया? फ्लक्स कहा गया। वैसे तो आड़ा टेढ़ा भी गुजर सकता था, लेकिन हम लोग एक अच्छा मेजरमेंट, एक अच्छी डायरेक्शन के लिए पढ़ने के लिए हम हमेशा कैसा फ्लक्स मानते हैं? जो फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर सरफेस से जाती हैं। तो सब लोग डेफिनेशन लिखो। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, पासिंग लिख लो या क्रॉसिंग लिख लो, दोनों लिखना हो। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग या क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस गुजरने वाली समस्त वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसकी संख्या की मेजरमेंट ले लें, उसी माप को क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स। चलो देख के बताओ सब लोग। नंबर ऑफ फ्लक्स कितना है? सरफेस के परपेंडिकुलर है। नंबर ऑफ फ्लक्स कितना है? और अगर मैं ऐसे कर दूं, अब बताना मुश्किल है, जीरो नहीं है, कुछ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये जो फ्लक्स हमने, डेफिनेशन क्लियर है सबको? डेफिनेशन क्या क्लियर है? डेफिनेशन में क्या पढ़ा आप लोगों ने? किसी पृष्ठ के, जैसे इस दीवार के लंबवत कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, उन्हीं की संख्या, उन्हीं की मेजरमेंट को आप क्या नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। बात समझ में आ गई सबको? इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए बेटा, सबसे आसान डेफिनेशन है ये। और उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहला मान लो, सबसे पहला दो चीजें हैं इसमें। कौन कौन चीजें हैं? नोटिस करो क्या क्या है डेफिनेशन में, क्या क्या चीजें हैं नोटिस करो और बताओ कौन कौन सी क्वांटिटी सम्मिलित है इसमें, कौन कौन सी राशि। सबसे पहले बात क्या हो रही? किसी पृष्ठ, पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल आ गया, सरफेस आ गया। तो पहला तो इसमें सरफेस होता है। दूसरा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी, यानी वैद्युत क्षेत्र भी होगा और
एरिया भी होगा, दोनों चीजें होंगी। बात समझ आई? विद्युत क्षेत्र भी होगा और एरिया भी होगा। तो उसी हिसाब से देखते हैं, सपोज हमने मान लो कोई एरिया ले लिया, ये कोई हमने एरिया ले लिया, ठीक है, और इस एरिया को लेने के बाद यहां से फील्ड लाइंस गुजारे। एक सेकंड लिखो, प्रतीक लिखो, इसका सिंबल लिखो, ये छूट गया, सिंबल लिखो, प्रतीक, प्रतीक लिखो इसको, फाई, जीरो बना के चीर दो, फाई। और इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक कैसा है, इलेक्ट्रिक के लिए आप यहां क्या लगा देंगे, ई। तो प्रतीक क्या है इसका, फाई ई। क्लियर है? क्वांटिटी की बात कर ले तो कैसी राशि होगी, कैसी राशि होगी, सदिश की अदिश राशि, कैसी राशि होगी भाई, अगर बात करें तो कैसी राशि होगी बेटा? ध्यान, 24 घंटा यहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्रिस 3 वाला सीन होगा यहां। आओ, हाँ, कैसी राशि है, सदिश के दिश। अरे ये किस पे आपने डेफिनेशन में क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा और एरिया पढ़ा, दोनों कैसी क्वांटिटी हैं, सदिश, वेक्टर। तो ये कैसी होगी, वेक्टर। कैसी होगी? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी मतलब कैसी राशि होती है, सदिश होती है, अदिश होती है बेटा, स्केलर होती है। क्या होती है? और पूरी डेफिनेशन पढ़ो, आगे पढ़ो। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या, संख्या की माप। आप नंबर ले रहे हैं, और नंबर ले रहे हैं इसका मतलब केवल वैल्यू ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और इसलिए कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, अदिश होनी चाहिए। अदिश होने के साथ साथ एक चीज ये ध्यान रखना कि अदिश तो है, द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश हमेशा कैसे होता है, पॉजिटिव या निगेटिव या जीरो, कुछ भी हो सकता है हमेशा। और ये अदिश है तो ये भी हमेशा नहीं होता, ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। कैसे होता है आगे जानेंगे, कैसे होता है ये आगे जानेंगे। बेटा अदिश बताया तो अदिश मान के चलो, एक्स्ट्रा एडवांस मत भागो, आगे देखो। अब हम लेकर के चलते हैं कि ये किस पे कैसे इसका फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा फार्मूला, फ्लक्स का फार्मूला। सबसे पहले हमने इस बताओ, फ्लक्स है फाई ई, फ्लक्स क्या है, फाई ई। बताओ कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, कितना फ्लक्स है, दो फ्लक्स है। अगर मैं ई को बढ़ाऊं, इसी एरिया से ई को बढ़ाऊं, फ्लक्स बढ़ा कि घटा, फ्लक्स बढ़ा कि घटा। सोचो, तीव्रता भी कम थी तो इतना, आपने इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाई तो फील्ड लाइंस की संख्या भी बढ़ी, तो ई बढ़ाने पर फ्लक्स बढ़ा कि घटा। तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सनली, क्या अनुक्रमानुपाती कि व्युत्क्रमानुपाती, डायरेक्टली, क्योंकि ई बढ़ाने पर, इंटेंसिटी तीव्रता बढ़ाने पर क्या फ्लक्स बढ़ा कि घटा। ये आपके सामने एग्जांपल है, जैसे जैसे ई इंक्रीज किया गया फ्लक्स क्या हुआ, बढ़ा। पहली बात समझ में आई। दूसरा, हमने इतना बड़ा, देखो ध्यान से, ये फील्ड लाइंस का बहुत बड़ा जमावड़ा है, इतना बड़ा सारी फील्ड लाइंस हैं, और आप इसमें इतना बड़ा एरिया लेके बैठे हो, छोटा सा। बताओ फ्लक्स कितना है, 2 है। क्लियर है ना? आपका एरिया कम है, A1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, एरिया बड़ा करा, और छोटा करोगे तो हो सकता है कोई गुजरे ही ना, कोई या फिर एक ही गुजरे। अब आपने क्या किया, एरिया को बड़ा किया। बताओ कितना फ्लक्स हुआ, 1 2 3 4 5 6। फ्लक्स बढ़ा कि घटा? फ्लक्स कब बढ़ा, एरिया बढ़ाने पर कि एरिया घटाने पर? यानी यहां जो फ्लक्स है वो एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनडायरेक्टली? डायरेक्टली भाई। जैसे आपने एरिया ज्यादा किया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इंक्रीजेस। जैसे क्षेत्रफल बड़ा लेते हो, जितनी भी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है ये एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। बात समझ में आई नहीं समझ में आई? जितना ज्यादा एरिया उतना ही ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करके गुजरेंगी। बात समझ आई नहीं समझ में आई? ये दोनों बातें क्लियर है। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर और एरिया पर। अब एक और चीज, लाइंस कैसी गुजरनी चाहिए पृष्ठ के, ये सबको फील जिंदगी भर याद रहना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स में भी ये काम आएगा। लाइन कैसी गुजरनी चाहिए, और देख लेते हैं और किस पे डिपेंड करती है ये। तो मान लो ये मेरी फील्ड लाइंस है, ये क्या है, मेरी फील्ड लाइंस है, और आपने क्या किया कि ऐसे कोई सरफेस ले लिया, तिरछा ऐसे कोई सरफेस ले लिया, ठीक है। अब बताओ इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर कैसे है, ऐसे या ऐसे, पहला या दूसरा एरिया वेक्टर, पहला कि दूसरा?
भाई ऐसे रखा है ना, इसको ऐसे सीधा करोगे तो क्या अपने आप ऊपर नहीं जाएगा? एरिया वेक्टर पहला है कि दूसरा है? वेरी गुड, ये है आपका एरिया वेक्टर। क्या है आपका एरिया वेक्टर? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? भाई देखो, ये देखो, जैसे सरफेस ऐसे रखा होता तो ये था आपका एरिया वेक्टर। देखो समझो, जिनको नहीं समझ में आया, ये सरफेस अगर मैं ऐसे रखा, अभी तक ऐसे रखा जा रहा था ना, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऐसे था, लेकिन इस बार ऐसे नहीं है। क्या ऐसे कर दिया? तो ये थोड़ी एरिया वेक्टर ऐसे रहने वाला है। क्या एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत? तो ऐसे है, आपने इस सरफेस को टिल्ट किया तो एरिया वेक्टर भी क्या ऐसे टिल्ट नहीं हो जाएगा? तो ये हो गया एरिया वेक्टर। और ये क्या है आपकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब बताओ, क्या फ्लक्स ई ही है? नहीं। क्या इसके बीच में कोई ना कोई एंगल थीटा आया कि नहीं आया? थीटा आया। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ एंगल थीटा आया, इसलिए ये कहा गया भाई परपेंडिकुलर गुजरना चाहिए। सरफेस के कैसे होना चाहिए? लंबवत। सरफेस के लंबवत। ई का दो कंपोनेंट ले लो। ई का कितना कंपोनेंट? ई को तोड़ो, दो कंपोनेंट लो। एक जाएगा ऐसे, इधर वाला थीटा के साथ कौन आएगा बेटा? ई कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? अब आप मुझे बताओ, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, कौन सा घटक पृष्ठ के लंबवत गुजर रहा है? कॉस थीटा वाला कि साइन थीटा वाला? कॉस थीटा। क्या कॉस थीटा उसको चीर के आगे आ रहा है? और साइन थीटा तो उस पर लेटा हुआ है, इसलिए ये परपेंडिकुलर नहीं है। क्या कॉस थीटा वाला परपेंडिकुलर है? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी डिपेंड करती है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी डिपेंड करता है कि फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना है? क्या बात समझ में आई? वो केवल ई और ए पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द थीटा बिटवीन ई एंड ए। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है, इस बात पे डिपेंड करता है। तो जो फ्लक्स आया वो डिपेंड करता है ई, ए और साथ में कॉस थीटा। किस पे डिपेंड करता है? ई पर, ए पर और कॉस थीटा पर। यहां से हमें पता चला कि जो फ्लक्स है वो डिपेंड होता है किस पर? कॉस थीटा पर। साइन थीटा पे डिपेंड नहीं करता, कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। तो प्रोपोर्शन हटा दो, कुछ नहीं, कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, सीधे आएगा ई के की वैल्यू 1, ई ए कॉस थीटा। ई कैसी राशि है? ए। और सदिश के साथ क्या मिल रहा है? कॉस। कैसा गुणन है? डॉट प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से आप इसको लिख सकते हैं फाई ई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर। समझ आया? आसान है। कैसी राशि है? विद्युत फ्लक्स। पहले लिख चुके थे, है ना? आप समझे? सतीश बताया, क्योंकि दोनों ई और ए पर डिपेंड करता था। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। लिखो, अभी आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा प्रतीक, आपने पढ़ी राशि। राशि कैसी है? प्रूफ मिला? अदिश है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती है। कैसे? अभी जानेंगे। धनात्मक फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स और शून्य फ्लक्स, उन सबके भी बारे में जानेंगे। एक और चीज, इसका बच गया मात्रक और बीमा, बच गई। तो अब इसमें नीचे लिखोगे यूनिट। मात्रक, मात्रक बनाओ आप लोग, बना पाओ तो। मात्रक बना पाओ तो आप लोग बनाइए। इफ यू वांट यू कैन। मात्रक बनाइए। बना? फाई ई बराबर ई इंटू ए। कॉस थीटा का कोई मात्रक होता नहीं। क्या बना? इसका मात्रक बताओ सब लोग। न्यूटन प्रति कूलाम नहीं होता, गुणे मीटर स्क्वायर। तो आपका जो मात्रक बना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, ये पहला मात्रक। एक और है इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा मात्रक बताओ सब लोग। सेकंड वोल्ट बटा मीटर, गुणे एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर गया, आपका दूसरा मात्रक क्या आया? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक है, लेकिन वोल्ट इंटू मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक हो जाता है। कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। दोनों यूनिट लिखें, डायमेंशन निकालने की कोशिश करें सब लोग स्पीड से, इफ पॉसिबल। a-1 न्यूटन की आएगी mLT-2 गुणे मीटर स्क्वायर है, L2 हो जाएगा अपॉन क्या है? कूलाम, कूलाम है ओनली, तो हो जाएगा AT। कुछ कटेगा? नेवर। T कहां से कटेगा? T तो जुड़ेगा, पावर अपोजिट नेचर की है। तो आपका फाइनल हो जाएगा mL3 T-3 A-1। देखो यही आ रही थी अंश, यही आ रही थी बेटा, mL3 T-3 A-1। यूनिट भले अलग अलग है, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। यही तो है डायमेंशनल फार्मूला, इसीलिए डायमेंशन पढ़ी भी जाती है।
देखो वैद्युत फ्लक्स के प्रकार, कितने प्रकार का बताया गया है वैद्युत फ्लक्स? अच्छा ठीक है, यानी थोड़ा थोड़ा जानकारी है। इधर देखो, मान लो ये कोई आपके पास सरफेस है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसे रखा, ये इसका मतलब कैसे रखा है? ऐसे बाहर को आ रहा है, 3D बताया गया है ना वो। तो ये जो है परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस है, और फील्ड लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही हैं, फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही हैं। अब बात आती है एरिया वेक्टर को लेकर के, कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे ले सकते हैं। सपोज वी हैव टू, ये कैसा सरफेस है? 1D 2D या 3D ऐसे लेकर के आ रहा है। एक कोई प्लेट है, एक कोई क्या है? प्लेट है, ये ऐसे रखा गया है, ठीक है, और इससे जो भी फील्ड लाइंस आ रही हैं इसके परपेंडिकुलर एंटर कर रही हैं, उसके बाद इसके बाहर निकलेंगी। तो इसमें एरिया वेक्टर किधर किधर हो सकता है? एरिया वेक्टर क्या सर उधर ही लेंगे? तो एरिया वेक्टर की शर्त क्या है, कैसे लेना है? परपेंडिकुलर लेना है। तो परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, दोनों तरीका है एरिया वेक्टर लेने की। दोनों तरीके हो सकते हैं, ऐसे भी, इधर भी और इधर भी। तो दोनों तरीके से एरिया वेक्टर हो सकता है। हम कौन सा सजेस्ट करें, कौन सा हमारे लिए सही होगा, राइट वाला या लेफ्ट वाला? तो हमारे लिए कोई भी, हमारे लिए कोई भी। अगर 2D सरफेस होगा, द्विविमीय आकृतियां होंगी, 2D सरफेस होगा, तो आप चाहो तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे भी ले सकते हो, अंदर भी ले सकते हो, उस साइड भी ले सकते हो और बाहर भी ले सकते हो, दोनों साइड, आइदर लेफ्ट और राइट, ये आपके हाथ में है। अगर कैसा सरफेस है, 2D सरफेस है, और अगर यहीं पर जान लो, अगर 3D सरफेस हो गया, यानी जिसे आप कहते हैं क्लोज सरफेस, जो पैक सरफेस होता है, उसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भले एंटर करके चली जाएगी, लेकिन यहां पर एरिया वेक्टर आप कैसे लोगे? हमेशा परपेंडिकुलर तो लेंगे ही, लेकिन एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की ओर होगा, अंदर नहीं होगा। 2D में क्या है, आइदर लेफ्ट और राइट, अंदर बाहर कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें केवल शर्त क्या है, 3D में बाहर होती है। तो एरिया वेक्टर की यह शर्त पता चल गई कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लेते हैं। आगे और भी जानेंगे, अभी चिंता मत करो। अब यहां पर एरिया वेक्टर, अगर आप एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं, बाहर को, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ ई और ए के बीच में एंगल, सबसे पहला एंगल थीटा बिटवीन ई एंड ए, क्या जैसे ई जा रहा है वैसे ही कौन जा रहा है, ए। तो थीटा बिटवीन ई एंड ए कितना है, 0 है, 0 डिग्री है। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, तो फाई इक्वल टू आएगा ई इंटू ए, और ये हो गया आपका धनात्मक फ्लक्स। कैसा फ्लक्स आया, धनात्मक फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स। सेकंड, अगर सर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे ना लेकर के, जो ऐसे उधर लिया गया है जबरदस्ती, क्योंकि 2D सरफेस के लिए क्या आजादी है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेफ्ट या राइट किधर भी ले सकते हो। तो राइट में लिया, लेफ्ट में ले ले, लेफ्ट में लोगे तो एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा, पैरेलल होगा कि एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। कितना एंगल हो गया दोनों के बीच में, 180। तो थीटा बिटवीन ई एंड ए इक्वल टू हो गया 180। क्या लिखोगे, फाई ई की वैल्यू ई ए कॉस 180, कॉस 180, कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा माइनस ई ए। कैसा फ्लक्स आ गया, ये निगेटिव। अरे समझ नहीं आया तुमको, कैसा फ्लक्स आ गया, निगेटिव फ्लक्स आ गया। तो फ्लक्स दो तरीके का हो गया, तीसरा कौन सा बच रहा है, 0। तीसरा फील्ड वाला भी टॉपिक है। अगर ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अगर मान लो फील्ड लाइंस ऐसे हैं, एरिया वेक्टर किधर है, चलो सपोज ये वाला ले लो सब लोग, ठीक है, या फिर इसी सरफेस को टारगेट करो। एरिया वेक्टर किधर होगा, उधर भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो, ये आपके हाथ में। चलो मान लिया उधर ही लिया एरिया वेक्टर, और ये फील्ड लाइंस जा रही है, एरिया वेक्टर भी उधर जा रहा है, और ये फील्ड लाइंस, ये बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों उधर है। अब एरिया वेक्टर आपने इधर ले लिया और फील्ड लाइंस उधर जा रही हैं, अब बताओ एरिया वेक्टर, वो फ्लक्स नेगेटिव। अब अगर आप सोचो फ्लक्स 0 कब होगा, अगर मैं जो एरिया वेक्टर इधर है, जो एरिया वेक्टर इधर है उसको मैंने ऐसे कर दिया और फील्ड लाइंस ऐसे ही जा रही हैं। अब बताओ फील्ड लाइंस और इसके बीच में एंगल कितना हो गया, ये ऊपर जा रहा है, एरिया वेक्टर कहां जा रहा है, ऊपर, और फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। अब बताओ दोनों के बीच में एंगल बताओ। अच्छा एंगल नहीं पता तुम्हें, छोड़ो भाड़ में जाए, इग्नोर करो। ये बताओ मुझको कि फ्लक्स कितना है, जनरली बताओ फ्लक्स कितना है। क्या इस सरफेस को कोई लाइंस कट करके जा रही हैं, तो फ्लक्स कितना है, ये तो हमें प्रैक्टिकली भी पता चल रहा है, हमें किसी थ्योरी की जरूरत
नहीं है। ई ए एंगल की कोई जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट पता चला क्योंकि इस सरफेस को काटने वाली रेखाएं कितनी हैं, 0 हैं अगर ऐसे जा रहा है। और अगर उसको थ्योरेटिकली प्रूव करने की बात आई तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और एरिया वेक्टर कहां है, ऊपर है, एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो तीसरा केस हो गया थीटा वेटबीन, क्या थीटा वेटबीन, फाई लिख दिया ना, एंगल वेटबीन किसके किसके बीच में, ई एंड कौन सा ए, अगर कितना हो जाए 90 डिग्री तो आप क्या लिखोगे, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस 90 इक्वल टू 0 फ्लक्स। तो आपके तीनों फ्लक्स हो गए, धनात्मक फ्लक्स, ऋणात्मक फ्लक्स और शून्य फ्लक्स। क्या तीनों फ्लक्स क्लियर है सबको? धनात्मक कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एंगल 0 हो, दोनों एंगल 0 हो मतलब क्या, दोनों एक ही दिशा में हो, यूनि डायरेक्शन, एक ही दिशा में हो। इसको और क्या कह सकते हो, क्या दोनों पैरेलल हो, अरे दोनों समांतर ना हो, अच्छा दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, तो आप यहां क्या कह सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, यानी आप कह सकते हो कि सर ये असमांतर हो, एंटी पैरेलल हो। और तीसरा, एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक दूसरे के कितने डिग्री पर हो जाए, 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये सारे आपके केस हो गए तीनों फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए। ध्यान से देखो, पृष्ठ के प्रकार, टाइप्स ऑफ सरफेस, पृष्ठ के प्रकार। अरे एरिया वेक्टर पढ़ा ना, तो एरिया वेक्टर, एरिया मतलब पृष्ठ, क्षेत्रफल, तो उसको कितने टाइप्स के किया जाता है, फ्लक्स के प्रकार पढ़ा। अब एरिया वेक्टर, टाइप्स ऑफ पृष्ठ, टाइप्स ऑफ सरफेस, तुम भी पृष्ठ बोलने लग गई, टाइप्स ऑफ पृष्ठ। कितने टाइप का सरफेस होगा भाई, कितने टाइप का सरफेस, सरफेस 2 टाइप्स का, कौन कौन से, 2 टाइप का। एक होगा आपका ओपन सरफेस, हाँ, और दूसरा क्लोज सरफेस, वेरी गुड, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस, जिसे आप कहते हैं खुला पृष्ठ, खुला सरफेस, खुला पृष्ठ और बंद पृष्ठ, ठीक है, खुला पृष्ठ और बंद पृष्ठ। तो किसे कहते हैं खुला पृष्ठ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये कैसा पृष्ठ है, ये 1D है, 2D है, 3D है। अगर इसकी थिकनेस को इग्नोर करो तो क्या ये 2D है, क्योंकि लंबाई भी है चौड़ाई भी है, लेंथ विड्थ दोनों है कि नहीं है, और ये है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एंटर करेगी और इधर निकल सकती है। ऐसे ऐसे सरफेसेस को कैसा सरफेस कहते हैं, ओपन सरफेसेस, खुला पृष्ठ, जो कि 2D सरफेस होता है। जितने भी 2D सरफेस हैं वो सब कैसे सरफेस में आएंगे, खुले पृष्ठ में, क्योंकि आप इधर भी देख सकते हो, इसके 2 ही पृष्ठ हैं, एक इधर का हेड और टेल, और दोनों देख सकते हो, इधर से भी और इधर से भी। तो इसके दोनों पृष्ठ को अच्छे से देख सकते हो, है कि नहीं है, भीतर बाहर जैसा जिसे बोलना चाहो तो खुला पृष्ठ वो पृष्ठ होता है जो कैसा सरफेस होता है, 2D सरफेस, जो कि 2D सरफेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या ले सकते हो कि 2D सरफेस में प्लेन सीट, चादर है ना, कोई चादर ले सकते हो, डिस्क ले सकते हो, ना ले सकते हो, वृत्ताकार चक्ति जो पढ़ाया गया था तुमको, सर्कुलर डिस्क, और इसके साथ प्लेट, कोई प्लेट हो सकती है, नहीं हो सकती है ना, पेपर हो सकता है, प्लेट पेपर एक ही चीज हो गया। और क्या ले सकते हो, ये सरफेस हो गया इसका, और कुछ, और इतना काफी है, 2D में इतना काफी है। सर्कुलर डिस्क, सिक्का, डिस्क ही तो है। आगे देखो, इसमें बंद सरफेस में चलते हैं। क्लोज सरफेस में क्या क्या सरफेस हो सकता है, क्लोज सरफेस में 2D नहीं होगा, वो पैक्ड होगा सबसे पहले, समझ रहे हो, ये 2 विमाओं वाला सरफेस होता है, और ये 3 विमाओं, 3 डायमेंशन सरफेस होगा। कैसा सरफेस होगा, 3 डायमेंशन सरफेस। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखना चाहें तो ये डस्टर, इसमें कितने सरफेस हैं, कितने सरफेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6, उसमें कितने थे, 2, ये 3 डायमेंशन, लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, LBS तीनों को कंटेन करे। जिसका एरिया निकाला जा सके वो क्या है, केवल एरिया जो दे वो ओपन सरफेस, एरिया के साथ जिसका वॉल्यूम भी पॉसिबल हो वो क्लोज सरफेस होता है। अब क्लोज सरफेस में क्या क्या हो सकता है भाई, क्यूब, क्यूबॉइड यानी संदूक, बक्सा जिसे कह रहे हो, ठीक है, और लूडो का पासा, और ये तो हो गया ना, स्फेयर, वेरी गुड, स्फेयर, सिलेंडर, वेरी गुड, सिलेंडर। ज्योमेट्रिकल शेप्स में सोचो, अपनी बुद्धि ना सोचो, अपना दिमाग ना बताओ,
ये क्यूबॉइड में आ तो गया, अलमीरा बता दो, पटरा बता दो, मूर्ख। और सोचो, बेलन सिलेंडर हो तो क्या, और दिमाग चल नहीं पा रहा है। हेमी बेटा स्फीयर में आ गया था, उसको हेमी सेमी में मत करो। चलो अब क्वेश्चन आया, ठीक है। अब देखो ये किसके हिसाब से बांटा जाएगा, इसको हमने पृष्ठ कैसे पढ़ा, तुम्हारे सीबीएसई में इस बार क्वेश्चन भी आया था, पढ़ा भी था कि ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस क्या होते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो ओपन सरफेस आर 3D 2D सरफेसेस एंड क्लोज सरफेस आर 3D सरफेसेस। इतनी चीजें काफी नहीं थी, ये 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर नहीं है। उसके बाद भी क्या बताते कि ओपन सरफेस उसमें होता है जिसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, क्षेत्रफल सदिश की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा अंदर या बाहर किधर भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने प्लेट बना लिया, ये प्लेट बना लिया कैसे भी, तो इसमें एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ये कैसा सरफेस हो गया, खुला पृष्ठ, ओपन सरफेस। क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत अंदर या बाहर, अंदर या लेफ्ट या राइट, अंदर या बाहर कहीं भी हो सकती है। तो हम न्यूमेरिकल में कैसे पढ़ेंगे, कहीं भी हो सकती, लेकिन न्यूमेरिकल में कैसे करेंगे, कहीं भी हो सकती है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो दिक्कत नहीं हो सकता, लेफ्ट मिले कि राइट मिले। तो क्या याद रखना है, अगर आपने कोई एक न्यूमेरिकल देख लिया और उस एक न्यूमेरिकल में क्या फिक्स कर देना है, अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अंदर ले लिया एक बार के लिए, तो पूरे न्यूमेरिकल भर, पूरी प्रॉब्लम भर स्टैंड करके बैठ जाना है, स्टैंड ले लेना है कि हम अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा अंदर ही लेंगे उस पूरे न्यूमेरिकल। हो सकता है अगले न्यूमेरिकल में जाके आप बाहर ले सकते हो, ये आपके ऊपर, यू आर फ्री टू डू दिस, अंदर या बाहर। लेकिन एक न्यूमेरिकल में केवल एक ही डायरेक्शन, या तो अंदर या तो बाहर। क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर और कोन, ये सब कैसे सरफेस हैं, 3D सरफेस हैं। इसमें क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, क्षेत्रफल सदिश की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत सदैव बाहर होगी, सदैव बाहर होगी। यानी अगर मैं क्यूबॉइड बनाऊं, ये क्यूबॉइड बनाऊं, तो क्या एरिया वेक्टर की ये डायरेक्शन सही है, क्या एरिया वेक्टर की ये डायरेक्शन सही है, परपेंडिकुलर तो है। द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ क्यूब, बट दिस इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज इनसाइड द क्यूब। ये अंदर है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसके लिए, क्योंकि हम बाहर से ही स्टडी करना चाहते हैं, इसलिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगा, बाहर को होगा। एरिया वेक्टर कैसा होगा, बाहर परपेंडिकुलर, और इधर कैसा होगा, इधर को होगा। बात समझ आई। तो 3D सरफेस में ये शर्त है, बंद पृष्ठ उसे कहते हैं जिसमें क्षेत्रफल सदिश की दिशा लंबवत तो होती है, लेकिन कैसे होती है, हमेशा बाहर होती है। और इसमें 2D सरफेस में, ओपन सरफेस में अंदर बाहर कहीं भी हो सकती है। अब इसके बेसिस पर अब पढ़ते हैं फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स, इसके बेसिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स। आओ देख लेते हैं फिर से। हाँ लिख लो, अच्छा इसको लिख लो, सब लोग लिख लें। देखो, सपोज दैट वी हैव अ क्यूब, हमने माना कि हमारे पास क्या है, क्यूब। कैसा सरफेस है ये, 3D के साथ साथ बंद पृष्ठ है, ये क्लोज सरफेस है। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, ये इसको देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं। अब इसके ऊपर क्या सवाल बना था वो देखो, जिसको कहा जाता है निवेशी और निर्गत फ्लक्स, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था उसके बेसिस पर। अब यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर लोगे, राइट या लेफ्ट। यह 3D सरफेस है, 3D सरफेस में क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत सदैव बाहर को होती है। राइट लोगे, राइट लोगे, क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर लोगे, क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहां जा रही है, बाहर जा रही है। अरे दिमाग लगाओ, बेच के बैठे हो दिमाग, बेटा ये कहां जा रहा है, ये क्यूब है और क्यूब के अंदर तुम भेज रहे हो। अब तुम कह रहे हो सर ये बाहर जा रही है, ये बाहर होगा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस पे बैठ के एकदम बाहर बह जाते हो उसके साथ, वहां पे बैठ के केवल डायरेक्शन लेने के काम आता है। कॉमन सेंस लगाओ मेरे लाल, इतना पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर होगी वो तो ठीक है, ये आप क्यूब के अंदर एंटर कर रहे हो है ना, तो कहां होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन,
लेफ्ट को होगी, यानी बाहर को होगी। ये हो गया एरिया वेक्टर। ये कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका एरिया वेक्टर ई किधर जा रहा है? इधर को। एरिया वेक्टर कहां जा रहा है? वापस को। बताओ कैसा फ्लक्स आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और नेगेटिव ये कैसा है? फील्ड लाइंस एंटर कर रही है कि एग्जिट? एंटर कर रही है, तो ये कह सकते हैं कि एंटरिंग फ्लक्स। कैसा फ्लक्स? एंटरिंग फ्लक्स, जिसे आप कहते हो निवेशी फ्लक्स। निवेशी फ्लक्स कैसा होता है? निवेशी 3D सरफेस के लिए निवेशी फ्लक्स कैसा होता है? 3D सरफेस के लिए निवेशी फ्लक्स निवेशी नेगेटिव होता है। अब इधर देखो, ये फील्ड लाइंस यहां से चलते हुए यहां तक पहुंचेंगी। यहां पहुंचेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आएंगी। यहां पर एरिया वेक्टर किधर होगा? राइट या लेफ्ट? अब इधर ले सकते हो क्या? इधर लेने का मतलब आप क्यूब के अंदर जा रहे हो, जो कि गलत है। देखो वहां क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत सदैव बाहर होती है, तो पृष्ठ के लंबवत तो बना दिया हमने, और क्या बाहर भी बना दिया? बोलो ई और ए के बीच में एंगल। ई और ए के बीच में एंगल, ई भी ऐसे है और ए भी ऐसे है। इससे आप कहेंगे कैसा फ्लक्स? जो एंटर नहीं, क्या वो क्या कह सकते हैं इसको? एग्जिट कर रहा है ना। एग्जिटिंग फ्लक्स, बाहर आ रहा है। और एग्जिटिंग फ्लक्स का मतलब कैसा फ्लक्स है? निर्गत फ्लक्स है। और निर्गत फ्लक्स कैसा आया बेटा? निर्गत कैसा आया? पॉजिटिव होता है। उतार लीजिए ये बातें सरफेस के बेस पर।